अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बापासे दोस्तां। नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। एक अरसा के बाद अदी का ख़त फ़रीद के सामने था। एक एक लफ्ज़ खलूस मोहब्बत में गंदा हुआ। हर हर सतर में इसके लिए प्यार ही प्यार। फ़रीद पढ़ता जाता था और आंखें भीगती जा रही थीं। बचपन का भूला बसरा दौर इस ख़त ने फिर से ताज़ा कर दिया था और इसे बेहद खुशी थी जैसे वो अदी को नहीं भूला था। इसी तरह अदी ने भी इसे याद रखा था। इसने ख़त में लिखा था, जूँ ही पता चला तुम आजकल अपनी ज़मीनों पर गाँव में ही रह रहे हो, मैंने तुम्हारे मामूज़ात से फ़ौरन एड्रेस भी ले लिया और तुम्हें ख़त लिखने का पक्का इरादा कर लिया। यार फ़रीद, तुम्हारे इस कज़न से भी तुम्हारी खुशबू आती है, सो वो भी मुझे इस तरह प्यारा लग रहा है जैसे मजनू को सगी लैला से प्यार था। मेरे प्यारे, तुम मुझे अक्सर याद आते हो। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो साथ ही ये भी ख्याल आता है, पता नहीं अब भी तुम इसी कदर संजीदा हो या पहले से कुछ आफाका है। और अपने बारे में क्या बताऊँ यार, दुनिया ने हमें बड़े दुख दिए हैं। अब तो वो हंसना बोलना ही ख्वाब हो गया है। तुमसे मिलने की शदीद आरज़ू है। तुम्हें ख़त में एड्रेस लिख रहा हूँ। तुम फ़ौरन रब्ता करो और सुनो, मेरे पास आने की तैयारी भी रखो। तुम्हें मेरे अंसार मामू तो याद होंगे, वही जो मुझसे 5-6 बरस ही बड़े थे और जिन्हें हमेशा ये गिला रहता था कि मैं इनकी इज़्ज़त नहीं करता। आजकल भी वो बहुत साल पहले की तरह पिंडी में रहायश पजीर हैं। अगले माह इनकी शादी है और कान खोलकर सुन लो, तुम्हें शादी में ज़रूर शिरकत करना है। मैं यहीं सरगोदा में तुम्हारा मुंतज़र रहूँगा। तुम आओगे तो इकट्ठे ही पिंडी के लिए रवाना होंगे। फिर बहुत से पिछले वाक़यात जिनमें इस एहसान का भी ज़िक्र था जो फ़रीद ने मैट्रिक में इसकी फ़ीस देकर किया था। अदी ने लिखा था, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे अच्छे फ़रीद, इसमें बहुत हाथ तुम्हारा भी है। अगर तुम इन दिनों मेरी फ़ीस अदा नहीं करते तो मैं कभी पढ़ ना पाता। तुम्हारा ये एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। ख़त पढ़कर फ़रीद बेचैन हो रहा था। जी चाहता था अभी अदी के पास पहुँच जाए। अदी से आखिरी मुलाकात आज से 7 बरस पहले हुई थी। वो दोनों मैट्रिक का इम्तहान देकर जुदा हुए थे। इन दिनों फ़रीद के घर के हालात बहुत अच्छे थे। इसके वालिद हयात थे और गांव की ज़मीनों पर जी जान से मेहनत करते थे। फ़रीद हॉस्टल में रहता था और इसे खर्च के लिए माकूल रकम मिला करती थी। वो बहुत संजीदा सुलझा हुआ ज़हीन लड़का था। खुद इसकी समझ में ये बात कभी नहीं आई थी कि अदी जैसे कैलेंडर से इसकी दोस्ती कब और कैसे हो गई थी। अदी के वालिद एक सरकारी महकमे में मामूली मुलाजिम थे। वो 3 बहन भाई थे और वालदा अक्सर बीमार रहती थी। मगर अदी को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता था कि घर में परेशानी भी रही होगी। जब मैट्रिक के इम्तहान करीब थे तब इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। इसके वालिद बेहद अपसेट रहे, ज़िंदगी से बेजार और उलझे हुए। इन्होंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। बात बात पर बच्चों को मारपीट और गाली गलौज का निशाना बनाते। फ़रीद ने अदी का हौसला बढ़ाया और इसकी फ़ीस भी खुद अदा की। अदी का बड़ा भाई, जिसे फ़रीद भी उमर भाई कहा करता था, घर के हालात से उकताकर बहन के साथ अपनी ननियाल रावलपिंडी चला गया। फिर कुछ अरसे बाद इसके वालिद संभल गए। इन्होंने हालात से समझौता कर लिया। एक बार फिर ज़िंदगी की गाड़ी खींचने को तोहमत बांधी। वो सरगोदा में मुलाजिम हो गए और अदी भी वहाँ चला गया। कई साल तक दोनों दोस्तों के दरमियान कोई राब्ता नहीं रहा। फ़रीद ने लाहौर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो संजीदा मिजाज का कमगो लड़का था। फिर वालिद की वफ़ात और भाई भाभी के सलूक ने इसे और भी कमगो बना दिया। तालीम ख़त्म करके वो 4 बरस बाद अपने गांव आ गया और अपने हिस्से की ज़मीन पर मेहनत करने लगा। इसका कोई ख़ास दोस्त नहीं था। वो तन्हा था और इस तन्हाई से समझौता कर चुका था। मगर अदी के इस ख़त ने एहसास दिलाया वो अकेला नहीं है, कोई है जो इसे याद करता है। और यह ख़बर भी काफ़ी तसल्ली बख्श थी कि अदी ने पुरानी आदतें तर्क कर दी हैं। वो अब एक संजीदा मिजाज का लड़का है, वरना पहले तो इसकी हरकतें फ़रीद को जज कर दिया करती थीं और कई बार बड़ी संजीदगी से वो दोस्ती ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता था। मगर अदी था बड़ा जादूगर, जूँ ही सामने आता फ़रीद गुस्सा भूल जाता। अदी की शरारतें इसे अब तक याद थीं। किसी भी लड़के की होमवर्क वाली कापी छुपा देना और उसे सजा दिलवा कर खुश होना। स्कूल के ट्यूबवेल के करीब तो फ़रीद ने जाना ही छोड़ दिया था कि अदी का कोई पता नहीं होता था किस वक्त पानी में धक्का देकर भाग जाए। इसके साथ बाजार जाना भी मुसीबत होता था। वो ख्वामख्वाह ही दुकानदारों से बहस किया करता था और जब कई घंटे की मगज़ खपाई के बाद वो कीमत कम करने पर राज़ी हो जाते तो लिए बगैर ही उठकर चला आता। किसी बच्चे के हाथ से चीज़ लेकर खा जाता और किसी राहगीर को गलत रास्ते पर डाल देना इसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। तब फरीद बहुत जलता कुड़ता था, हर बार कहता, मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब कभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जिस वक्त अदी पर शरारत का मूड सवार होता तब वो फरीद की परवाह नहीं करता था। बाद में मना लेता और इसकी नाराज़गी पर फ़िक्रें उछालता।
फरीद के समझाने का इस पर कभी असर नहीं होता था। वो संजीदगी से नसीहत कर रहा होता और अदी एकदम से खिलखिलाकर कहता, फरीद तुम्हारे कान कैसे सुर्ख सुर्ख से हैं, बिल्कुल खरगोश जैसे। अगर तुम्हारे दांत भी थोड़े लंबे हो जाएं और एक गोल मटोल दुम भी निकल आए तो क्या ही कहने, तुम बिल्कुल खरगोश ही लगोगे। अब जबकि इसने लिखा था बेहद संजीदा हो गया हूँ, तो फरीद मुतमईन था और इसे बहुत साल पहले की इन शरारतों पर हंसी आ रही थी और वो अदी के लिए परेशान भी था। आखिर वो क्या दुख हैं जिन्होंने अदी को इस कदर बदल कर रख दिया है। फरीद ने फ़ौरन ही इस ख़त का बहुत तवील और मोहब्बत भरा जवाब लिखा, बहुत सी यादों को दोहराया और अपने आज के हालात के बारे में भी लिखा और ये वादा किया वो अंसार मामू की शादी में शिरकत के लिए ज़रूर आएगा। ख़त पोस्ट करते ही इसने अदी के ख़त का इंतज़ार शुरू कर दिया। काश अदी ने फ़ोन नंबर लिख दिया होता तो डाक खाने जाकर वो इसे फ़ोन कर लेता, मगर इसने सिर्फ अपना एड्रेस ही लिखा था और ये भी नहीं बताया था अब इनके घर के हालात कैसे हैं, उमर भाई कहाँ होते हैं और मीना आपा आजकल क्या कर रही हैं। ना ही अपने वालिद के बारे में ही कुछ लिखा था। पूरे एक हफ्ते के बाद एक मरतबा फिर अदी का ख़त और साथ में मामू अंसार की शादी का कार्ड इसे मौसूल हुआ। इस मरतबा ख़त मुख्तसर था, बस ये ताकीद थी, 15 तारीख तक सरगोदा पहुंच जाओ, मैं सामान बांधे तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। जूँ ही तुम आओगे हम दोनों रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। फरीद तो खुद इससे मिलने को बेचैन था, झट सामान बांधा और चलने की तैयारी कर ली। ये मार्च की एक सुहानी सुबह थी जब वो अदी के घर की तलाश में सड़कें नाप रहा था। एड्रेस वाला कागज़ इसके हाथ में था। इसके मुताबिक मतलूबा गली यही थी, मगर मकान का नंबर जो अदी ने लिखा था वो इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर थक हार कर करीब से गुजरने वाले दो बच्चों और उनकी मामा को मुतवज्जा किया। अदी के घर जाना है आपने, खातून ने मुंह बनाकर कहा। इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। ये पीछे वाली गली में घर है इन लोगों का। सुनिए अंकल, आप अति अंकल को हमारा सलाम कहिएगा, बच्चे बहुत जोशो खरोश से कह रहे थे। चलो जल्दी चलो, स्कूल को देर हो रही है। खातून ने बच्चों को डांटा और आगे बढ़ गईं। फरीद अगली गली में गया तो बहुत जल्द घर मिल गया। अदी ने एड्रेस लिखने में गड़बड़ की थी। काले गेट वाला ये अच्छा खासा घर था। गेट खुला था मगर फरीद ने बेल देना ज़रूरी समझा। ओहो, कौन है भाई, एक तो सुबह ही सुबह अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती हैं। भाभी ज़रा मेरा नाश्ता तो छुपा दें। ये आवाज़ें जो बाहर खड़ा फरीद बखूबी सुन रहा था अदी के अलावा किसी की नहीं हो सकती थीं। वो मिलने को सख्त बेचैन नम आंखों के साथ ज़रा आगे बढ़ा। इधर खुले गेट से अदी ने मुंह निकाला। हाय फरीद, तुम इतनी बेवक्त आमद, कहने के साथ खींचकर गले लगा लिया। हाल अहवाल दरियाफ्त किया, फिर सामान के बारे में पूछा। फरीद ने कंधे से झूलते बैग की जानिब इशारा कर दिया। हैं बस इतना सा सामान यार, मैंने तो अगर साथ के घर में जाना हो तब भी इससे ज़्यादा सामान लेकर जाता हूँ। खैर अंदर आ जाओ, कपड़ों का क्या है, मेरे पहन लेना। बस ज़रा तुम्हें खुले होंगे मगर कोई बात नहीं, ये जो पहने हुए हैं इनसे तो अच्छे ही लगेंगे। इस बात पर फरीद चौंका, इसके चेहरे की जानिब देखा, मगर इस वक्त तक अदी नई बात शुरू कर चुका था और चेहरे पर तासुरात भी अगले जुमले के मुताबिक थे। वो कह रहा था, तुम आने की इतला दे देते, मैं स्टेशन पर आ जाता, बाकायदा बैंड बाजों के हमरा तुम्हें घर तक लाता। प्यारे फरीदू, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारी याद में कितने गाने गाए हैं। हमसाए बड़े तंग थे, तुम्हें और मुझे मरने की दुआएं देते थे। कौन आया है अदी? एक सुर्खो सफ़ेद थोड़ी फरबह खातून ने दरवाज़ा खुलकर बरामदे में आते हुए पूछा। भाभी, ये फरीद आया है, आप इसके ज़ाहिरी हुलिये पर ना जाएं। बस ये यकीन रखें यही वो हस्ती है जो एक रोज़ दुनिया को सही खतूत पर ले आएगी। इनकलाब के बानी यही होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसकी बात अभी जारी थी कि फरीद ने सलाम कर दिया। अदी इसे लाउंज में ले आया और 15 मिनट तक ये बताता रहा। तुम्हारे ख़त को पढ़कर मैं बड़ा हंसा यार, तुम तो अभी तक बहुत जज्बाती हो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तुम भी जज्बात से बाहर आओ। तुम तो लिखते थे अब मैं संजीदा हो गया हूँ। फरीद ने बेहद मायूस होकर आखिर कह ही दिया। हाँ वो तो मैं हो गया हूँ, ये और बात है कि कोई मानता नहीं, मगर फरीदू प्यारे, बंदा जितना अपने आप को खुद जानता है कोई और तो नहीं जान सकता ना। और फरीद को ना चाहते हुए भी इसकी बात से इत्तेफाक करना पड़ा। अदी, नाश्ता लगा दूँ तुम दोनों के लिए? इसके खुश अखलाक भाभी एक बार फिर नमदार हुई। हाँ भाभी, मजबूरी है, अब ये तो रहेगा काफ़ी दिन इधर ही, मैं इतने दिन तक भूखा कैसे रह सकता हूँ। फिर फरीद को मुखातिब करके बोला, मेरे साथ ये बड़ी मुसीबत है, जिस रोज़ फरमाइश पर अच्छा सा नाश्ता बनवाता हूँ कोई न कोई मिलने वाला आ जाता है।
फरीद को भाभी के सामने इस बात पर शर्मिंदगी हुई, मगर वो हंस पड़ी और बोली, तुम अद्दी की बातों का बुरा मत मानना, इसकी आदत है, मजाक करता रहता है। आप किसे समझा रही हैं भाभी? हम बचपन के दोस्त हैं। फरीद को मेरी कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। क्यों फरीदू, मैं सच कह रहा हूँ ना। और फरीद ने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। नाश्ता बहुत अच्छा था और अद्दी ने एक एक चीज़ खुद इसे पेश करके अब तक का तासुर्द धो डाला। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। फरीद को खतरा था दोस्त भी अद्दी जैसे होंगे, और वो बातूनी तेज तरार लोगों से घबराता था। सो बहाना बना दिया और शुक्र हुआ कि अद्दी ने ज़्यादा इसरार नहीं किया, बस यही कहा, चलो दफ़ा करो इन्हें, हमारे पास अपनी बातें क्या कम हैं, क्यों इनके पास जाकर वक्त ज़ाया करें। हाँ, हम घर पर ही रहेंगे। फरीद ने खुश होकर इत्तफाक किया। यार, तुम्हारा ये इतना सा बैग मुझे परेशान कर रहा है। ज़रा दिखाओ तो, शादी में पहनने के लिए कैसे कपड़े लाए हो। अदी, मैं एक सीधा साधा देहाती लड़का हूँ, मेरे पास ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं हैं। फरीद काफ़ी शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। अदी ने कहकहा लगाया और बोला, सीधा साधा होने में कोई बुराई नहीं है, तुम इतना शर्मिंदा मत हो। अगर कपड़े मुझे अच्छे न लगे तो बाजार जाकर अभी दूसरे ले लेंगे। नहीं, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। ये घर, यहाँ का फर्नीचर और अदी का अंदाज़, सभी इन लोगों को खासा खुशहाल बता रहे थे। अदी शॉपिंग भी अपने हिसाब से ही करवाता। अदी ने संजीदा होकर फरीद की जानिब देखा और बोला, तुम मुझे काफ़ी कमज़ोर भी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कानों की सुर्खी भी अब कम हो गई है। अब अगर तुम्हारे दांत लंबे हो जाएं और गोल मटोल दुम निकल आए, तब भी तुम खरगोश हरगिज़ नहीं लग सकते। फरीद हंस पड़ा और बोला, तुम्हें अब तक ये बात याद है? तुम बताओ, तुम्हारे हालात को क्या हुआ है? अदी की संजीदगी को देखते हुए फरीद ने सारी बात इसे बता दी। वालिद की वफ़ात, भाई का जायदाद पर कब्ज़ा, मुश्किल हालात में तालीम मुकम्मल करना, और ये भी कि अब कुछ ज़मीन भाई से लेने में कामयाब हो गया हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, गुजारा अच्छा चल जाता है। जब तक तुम अपनी सारी जायदाद न ले लो, पीछे मत हटना, ये बुज़दिली होगी। मैं बहुत सुलह बंदा हूँ, कनात पसंद, जो मिल गया है इस पर राज़ी हूँ। जी जानता हूँ आप बड़ी खूबियों के मालिक हैं, मगर खुदारा चर्चा मत करें। कहीं ऐसा ना हो लोग बैत करने पर बज़िद हो जाएं, पीर मान लें आपको, और यूं बाकी की ज़िंदगी लंबी दाढ़ी पगड़ी और सब्ज़ चूहे की मैयत में बसर हो जाए। अदी, तुम 2 मिनट के लिए संजीदा नहीं हो सकते? मेरा तो ख्याल था अब इतने बरस गुजर चुके हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ गया होगा। अच्छा, तो तुम इस शौक में चले आए थे कि मेरी उतरी सूरत, उदास आंखों और आहों से भरपूर बातों का लुत्फ़ उठा सकोगे। अदी एकदम से नाराज़ हो गया। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। फरीद इसे मनाने को बराबर में आ बैठा। तुम्हारा जो भी मतलब था, मगर बात ठा करके मेरे दिल को लगी है। जी चाहता है खुदकुशी कर लूँ। बस अब मैं समझ गया हूँ, तुम इस वक्त भी संजीदा नहीं हो। फरीद मुतमईन हो गया। अरे, तुम्हें इल्हाम भी होते हैं? अदी ने बज़ाहिर हैरत से मग़लूब होकर सर इसके कंधे पर इस ज़ोर से फेंका कि फरीद चिल्ला उठा। बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला? अदी ने इसके चीखने चिल्लाने की परवाह न करते हुए बड़े इश्तियाक से इसरार किया। इसलिए कह बैठा था कि तुम बहुत पहले से ऐसी धमकियां देते चले आ रहे हो। तुम्हें अभी तक याद है प्यारे फरीदू? हाँ याद है, प्लीज़ सीधे होकर बैठो। कमाल है, तुम्हें मेरे प्यार का ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा? हालांकि लोग तो मरते हैं इस पर। तो सही करो, इस पर नहीं, इससे मरते होंगे। मेरा तो कंधा तोड़ दिया है तुमने। फरीदू, तुम पहले तो इतने कमज़ोर, नाजुक और हसास नहीं थे। अद्दी, आज हाफ डे है, मोनी को स्कूल से जल्दी ले आना, भाभी ने आकर याद दिलाया। हाँ, अच्छा किया जो याद दिला दिया, मैं तो दोस्त की आमद की खुशी में दुनिया भुलाए बैठा था। ये मोनी कौन है? फरीद ने पूछा। जाहिर है कोई बच्चा ही हो सकता है, बुजुर्ग तो स्कूल जाने से रहे। मेरा मतलब था, क्या तुम्हारा भतीजा भतीजी है? तो घुमा फिरा कर बात क्यों करते हो? सीधी तरह पूछ लेते। तुम्हें पता तो है मैं कितना सीधा बंदा हूँ। टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी बात का जवाब तुमने अब भी नहीं दिया। फरीद का अंदाज जताने वाला था। ओ सॉरी, ये मोनी मेरा भतीजा है, बहुत प्यारा बच्चा है, तुम मिलोगे तो बहुत खुश होगे। यहीं करीब ही इसका स्कूल है, हम दोनों इसे लेने जाएंगे। वो अपने इस कदर मस्कीन से चाचू को देखकर यकीनन खुश होगा। मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है। कहता है आप मेरे दोस्तों से झूठे वादे करते रहते हैं और क्लास में मुझे बातें सुनना पड़ती हैं। हेलो अंकल, आने वाले वही 2 बच्चे थे जो यहाँ आते हुए फरीद से मिले थे और जिनकी मामा से इसने अदी के घर के बारे में पूछा था। हेलो, आओ आओ, इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे नए अंकल।
मिस्टर फरीद अहमद साहब बड़े ज़मींदार हैं। 6 घोड़े, 4 भैंसें, 20 ऊँट, 40 बकरियां और एक गधा इनकी मलकियत है। गधा भी। बच्चों ने जवाब तलब नज़रों से फरीद की जानिब देखा, जो बगौर अदी को देखने में मसरूफ़ था। हाँ हाँ, गधा भी, बल्कि गधा तो इन्हें बहुत अजीज़ है। कहते हैं इसमें मुझे अपना आप दिखाई देता है। अदी, तुम बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आखिर फरीद ने एहतजाज किया। इतने जानवर ये रखते कहाँ हैं? बच्चों ने खासी दिलचस्पी ली थी अपने घर में, और कहाँ, इतना बड़ा घर है इनका। बच्चे असद मुतासिर थे। नहीं, घर तो छोटा सा है। असल में इनका कहना है जगह घर में नहीं दिल में होनी चाहिए। क्या नाम है आप दोनों के? फरीद ने इस गुफ्तगू को तूल पकड़ते देखा तो मौजू बदलने की ठानी। मैं काशी हूँ और ये मेरा छोटा भाई राबी है। वो आकर फरीद के दाएं बाएं बैठ गए। अंकल, आप हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा। हमने एक डॉगी और एक मानो पाल रखी है। अम्मी से कहा है हमें तोता भी ला दें। तुम दोनों बेवक्त इधर आए क्यों थे? और क्या आज स्कूल नहीं गए? अदी ने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। आज हाफ डे था अंकल, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें मीना आंटी मिली थी। इन्होंने कहा जाकर अदी अंकल से कह दो मैं आज शाम इनकी भाभी से मिलने के लिए इनके घर आऊँगी। दोबारा मुलाकात हो तो कह देना। आज शाम अदी अंकल को बड़े ज़रूरी काम से कहीं जाना था, मगर जब से आपकी आमद के बारे में पता चला है, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। वो घर पर ही रहेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। और आपका सलाम भी तो कहना है ना मीना आंटी से। काशी को सब याद था। हाँ हाँ, वो तो लाजमी है। और सुनो, आकर कहीं रुबाब आंटी से मुलाकात हो तो इन्हें भी सलाम कहना, और ये भी पूछना कि वो इतने दिन से हमारे घर क्यों नहीं आई। रुबाब आंटी की तो अम्मी बीमार हैं, आपको इतना भी नहीं पता? राबी हैरान था। नहीं भला तुमने कब मुझे आकर इतला दी यार? कैसे दोस्त हो, वक्त पर बताते ही नहीं। वैसे तो आपको सारी खबरें होती हैं, जो भी आकर बताओ आगे से कहते हैं पता है मुझे, ये तो बड़ी पुरानी खबर है। अच्छा चालाक ना बनो, ये बताओ तुम्हारी फूफो लाहौर से कब वापस आ रही हैं? फूफो तो शायद अब लाहौर ही रहे। अरे नहीं भाई, ये किसने कह दिया तुमसे? ये सच है, मैंने खुद अम्मी को बड़े चाचू से फ़ोन पर बात करते सुना था। वो कह रही थी हमारी कॉलोनी में लफंगे लड़के बहुत हैं, आप नीलों को इधर ही रखें। ये लफंगे क्या होते हैं अंकल? अदी ने देखा फरीद मुस्कुरा रहा था, पहलू बदला और बोला खूबरू लड़कों को प्यार से लफंगे कहते हैं। अच्छा अंकल, फिर तो मैं और अभी भी लफंगे हुए। काशी ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें भला क्या शक है। अच्छा अब तुम दोनों घर जाओ, मैं और फरीदू अंकल मोनी को लेने स्कूल जा रहे हैं। ये सब क्या है अदी? रास्ते में फरीद ने बड़ी संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं यार, तुम तो जानते हो मेरी ज़िंदगी किस कदर दुखी है। सुख का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। क्या जवाब दूँ? कोई जवाब है ही कहाँ देने को। बस ज़िंदगी एक तूफ़ान की मानद है और मेरा वजूद हवाओं की जद में आया टिमटिमाता दिया है। ये इतनी सारी लड़कियाँ, तो जल गए हो। कहो तो एक आध की तुमसे दोस्ती करवा दूँ, इसी बहाने मेरी दोस्ती की आजमाइश भी हो जाएगी। तुम जान लोगे यारों के यार हैं, सब कुछ तुम पर कुर्बान कर सकते हैं। मैं ऐसी खराफात में नहीं पड़ता। तो ऐसी खराफात पसंद कौन करता है? बस जिसका नसीब ख़राब हो वो फंस जाता है। तुम्हारे वालिद और उमर भाई कहाँ हैं? इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। फरीद ने बात बदल दी। अबू तो पिछले 10 साल से मुल्क से बाहर हैं, कभी कभार ही चक्कर लगाते हैं। और उमर भाई ऑफिशियल मीटिंग के लिए कोयटा तशरीफ़ ले गए हैं। अंसार मामू की शादी में शिरकत के लिए कब जाना है? मैं तुम्हें इसका जवाब इंशाल्लाह कल शाम तक दे दूंगा। क्यों, कल शाम को कोई ख़ास बात है? नहीं, बस ऐसे ही। अदी टाल गया। मोनी 4.5 साल का मासूम सा बच्चा था। फरीद ने देखते ही कह दिया, ये कहीं से तुम्हारा भतीजा नहीं लग रहा। जवाब में अदी हंस पड़ा और बोला, ये अपने अब्बू पर गया है और मेरे बच्चे मुझ पर जाएंगे। क्या शादी का इरादा है? शादी का इरादा तो मैंने अपनी पैदाइश के साथ ही बांध लिया था, मगर मेरी ज़ुबान कब कोई समझ सकता था। रास्ते में बड़े शौक से इसे मीना का घर दिखाया। क्या तुम संजीदा हो इसके लिए? इसी वक्त मोनी ने स्वीट के लिए जिद शुरू कर दी और बात बीच में ही रह गई। शाम को मीना की वजह से अधिक कहीं नहीं गया। फरीद कमरे में जाकर सो गया और रात को खाने के लिए मोनी ने आकर इसे जगाया। वो लाउंज में आया तो अदी फ़ोन पर किसी से मसरूफ़ गुफ्तगू था। हाय सईदा खाला, आप नहीं होंगी तो भला क्या खाक मज़ा आएगा मुझे। लो, आप इसे मजाक समझ रही हैं, मैं तो मर जाने की हद तक संजीदा हूँ। नहीं, बस आप लोग कल रवाना हो जाएं पिंडी के लिए। देखिए ना नानी भी क्या सोचती होंगी। और अंसार मामू वो अलग मुंह फुलाए बैठे होंगे। और मरिया और लुबना के साथ रवाना हो। खालू अभी जाने को नहीं मान रहे तो ना सही। ये तो लिख लें, आपके बगैर रह नहीं सकेंगे।
ट्रेन निकल गई तो पटरी पर ही सरपट दौड़ते पिंडी पहुंच जाएंगे। क्या कहा, खालू इसी कमरे में मौजूद है? ये तो आपकी गलती है, ऐसे वक्त फ़ोन क्यों किया जब दिल के फपोले भी ना फोड़े जा सकें। सच एक मैं ही तो हूँ जिससे आप खालू की हर बुराई कर लेती हैं। फिर फरीद पर निगाह पड़ी तो इधर उधर की चंद बातें करके और जल्द पिंडी पहुंचने की ताकीद करके खुदा हाफिज कह दिया। आज खाला भी सोचती होंगी मैंने इतनी जल्दी फ़ोन रख कैसे दिया। तुम कर लेते इनसे बात, मैं तो यही हूँ। बातें अब पिंडी जाकर होंगी, नानी के घर में खूब रौनक होगी, वहाँ मरिया भी आई होगी। अद्दी जैसे अभी से लुत्फ ले रहा था। क्या तुम्हारे सब रिश्तेदार तुम्हारी ही तरह के हैं अद्दी? किसी अंदेशे के तहत फरीद ने सवाल किया। मुझ जैसा कोई दूसरा हो सकता है भला? बताओ, जवाब दो मुझे। वो शाम को तुम्हारी मेहमान आई थी या नहीं? फरीद ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा। हाँ, आई क्यों नहीं, आई थी बज़ाहिर भाभी से मिलने, मगर हकीकत में मेरी खातिर। मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था, मगर तुम्हारे कमरे में आया तो तुम सो रहे थे। मुझे मिलने का कोई शौक भी नहीं। ये कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मोनी इधर आया तो फरीद इससे गोद में उठाकर इससे बातें करने लगा। भाभी ने खाना लगाने के बाद आवाज़ दी तो ये लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। भाभी भी अद्दी से पिंडी जाने के प्रोग्राम के बारे में पूछ रही थीं और इसका जवाब यही था, मैं कल शाम तक बताऊंगा आपको। क्यों इस्तखारा करना है क्या? जो भी समझ लें, मगर जवाब के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ओ याद आया, मुझे बाज़ार जाना था, तुम ले जाओगे? ये फ़रीद किस लिए है, इसे ले जाइए। क्यों फ़रीद, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अब फ़रीद के पास एतराज़ की कोई गुंजाइश कहाँ थी। सर इस्बात में हिलाते ही बनी। रात अद्दी और फरीद एक ही कमरे में सोए। अद्दी ने इन गुजरे बरसों की रोदाद काफ़ी संजीदगी से सुनाई। फरीद भी दरमियान में अपनी सुनाता रहा। रात के 1 बजे तक दोनों जागते रहे और फरीद जब सोया तो एक बार फिर अद्दी के लिए दिल में प्यार ही प्यार था। ये शौक़ शरीर ज़रूर है, मगर मुझसे अभी भी इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी चंद साल पहले करता था। अगला रोज़ भी खासा खुशगवार गुजरा। मोनी की स्कूल से छुट्टी थी। काशी भी अपने भाई के साथ आ गया और ये लोग देर तक क्रिकेट खेलते रहे। इसके बाद चाय के वक्फे के दौरान अदी ने बच्चों की फरमाइश पर इन्हें अपनी ज़िंदगी के लम्हात में से इन लम्हों की दास्तान सुनाई जब अदी और फरीदू अंकल शेर के शिकार के लिए घने जंगल में गए थे। बादल खूब घिर कर आए, बिजली कड़की और कई दरख्त हवाओं की जद में आकर जड़ से उखड़ गए। इनमें से एक फरीदू अंकल पर गिरने को था, मगर मैंने देख लिया और दोनों हाथों से पकड़कर परे फेंक दिया। इधर एक शेर हमसे छुपकर बैठा था। दरख्त इसकी कमर पर गिरा और शेर एक खौफनाक चीख मारकर बेहोश हो गया। ये एक तवील दास्तान थी, ऐसी सनसनीखेज और दिलचस्प के बच्चे तो बच्चे, खुद फरीद भी पूरी तवज्जो से सुन रहा था। चाय का वक्फा इस दास्तान की वजह से पूरे 3 घंटे का हो गया। अगर मीना गाजर का हलवा और बिरयानी लेकर ना आ जाती तो ऐन मुमकिन था रात सर पर आ जाती। मीना के आते ही अदी ने ये कहानी बाकी आइंदा पर उठा दी और बिरयानी से इंसाफ करने लगा। अदी, मीना बाजी का फ़ोन है, पूछ रही हैं तुम लोग पिंडी कब पहुंच रहे हो। भाभी दूर ही से खड़ी पूछ रही थीं। कह दे मैं आज रात खुद फ़ोन कर लूँगा। और हाँ, इन्हें मेरा बहुत बहुत सलाम और बच्चों को प्यार कह दे। तुम खुद बात कर लो आकर। नहीं, अब पिंडी पहुंचकर ही बातें होंगी। वो बिरयानी खाता रहा और सर हिलाकर तारीफ़ें भी करता रहा। मीना मुस्कुराती रही, बच्चे ललचाई नज़रों से प्लेट तकते रहे और फरीद की निगाह इधर उधर फूलों पत्तों पर भटकती रही। रात इसने खाला सईदा के यहाँ फ़ोन किया तो मरिया ने अटेंड किया। वो बता रही थी, अम्मी इंतहाई ज़रूरी शॉपिंग के लिए बाज़ार तक गई हैं। हम लोग सुबह को पिंडी के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या पिंडी में बाज़ार नहीं है? तुम लोगों को आज ही रवाना हो जाना चाहिए था। नानी और मामू क्या सोचते होंगे? अच्छा जी, अगर नानी मामू का इतना ही दर्द है तो खुद क्यों नहीं चले गए? चमक कर कहा गया था। खाला सईदा के नंबर ना कट जाते हमारे पहले चले जाने से, और ये मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। अभी इतनी बात हुई थी कि भाभी ने रिसीवर इसके हाथ से ले लिया। भाभी, बता देना हम भी कल शाम तक पहुंच रहे हैं। हैं, मगर तुम्हारे भाई तो अभी तक आए नहीं। भाभी ने माउथ पीस पर हाथ रखकर अदी को याद दिलाया। भाई को नानी के घर का रास्ता आता है, बगैर भटके पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त ही है। भाभी ने घूर कर देखा, फिर मरिया से बातें करने लगी। अदी भी करीब ही खड़ा था और बार बार कह रहा था, मरिया को मेरा सलाम प्यार कह दें, और ये भी कि पिछले दिनों जब मैं लाहौर गया था अपने 2 अदद सूट और एक शर्ट वहीं भूल आया था, याद से लेती आएँ। जब ये पैगाम मरिया तक पहुंचा तो उसने बताया, वो सूट हमने अपने खानसामा को दे दिए थे, जबकि शर्ट की लुबना ने वास्कट बनवाकर इस पर शीशे लगवाए और दोस्तों में खूब शो मारी। बेड़ा गर्क, मेरे इतने कीमती कपड़ों के साथ ये सलूक कमबख्तों। वो सूट कितनी कीमत के थे, कुछ अंदाज़ा भी है?
इसकी धाड़ मरिया ने बखूबी सुनी और कहा, भाभी अगर अदी इतना ही अफसरदा है तो खानसामा जी से दोबारा मांगे जा सकते हैं। इनके कलर हमारे डिसेंट खानसामा को पसंद नहीं आए थे। वो बखुशी वापस कर देंगे। इन्हें भी कल रवाना होना था, काम काफ़ी था। भाभी मसरूफ़ रहीं। अदी ने भी जैसे तैसे अपनी पैकिंग मुकम्मल की और कैमरा ख़ास तौर पर रखा कि बकौल इसके मुझे वहाँ बेहद यादगार तस्वीर बनानी हैं। रात को इसने उमर भाई को फ़ोन किया और फिर मीना बाजी को प्रोग्राम से आगाह करने के बाद ज़िद की कि आप भी कल ज़रूर नानी के यहाँ पहुँच जाएं। नानी अम्मा को भी इतला कर देते। रात खाने पर भाभी ने मशवरा दिया। इसने इस्बात में सर हिलाया। अभी कौन सा ज़्यादा वक्त हो गया है, मैं खाना खाते ही इन्हें इतला दे दूंगा। फरीद तो बाद में सोने के लिए कमरे में चला गया और उसे जल्द ही नींद भी आ गई। अदी जाने कब तक जागता रहा। सुबह से अदी ने ही जगाया। जैसे तैसे नाश्ता हुआ और ये लोग स्टेशन पर आ गए। चाचू मुझे गोद में उठा ले, मैं गुम ही ना हो जाऊं। मोनी रश से घबरा रहा था। अरे चाचू की जान, ख्वामखा गुम हो तुम, गुम हो तुम्हारे दुश्मन। ये कहकर मोनी को उठाया और फरीद की गोद में दे दिया। वो इसके लिए तैयार ही कहाँ था। अगर बरवक्त संभालने की कोशिश न करता तो बच्चा ज़रूर गिर जाता। ट्रेन आई, रश तो था लेकिन अच्छी जगह मिल गई। सामान सेट करते ही अदी ने अपना कैमरा भी निकाल लिया। सफ़र अच्छा रहा। दोनों आमने सामने की सीटों पर बैठे बातें करते रहे। अदी ने कई मुसाफिरों का मजाक उड़ाया। फिर एक बाबा जी पसंद आ गए तो इनके पास जाकर बैठ गया। इशारे से फरीद को बुलाकर तस्वीर बनाने को कहा और बाबा जी के गले में बाजू डालकर तस्वीर बनवाई। मगर इसके चंद मिनट बाद ही किसी बात पर बाबा जी से इख्तलाफ हो गया। वापस अपनी सीट पर आ बैठा और अफसोस में मुब्तला रहा। ख्वामखा इनके साथ तस्वीर बना ली। फिर एक फ़कीर को देखकर दोबारा शौक हुआ। फरीद से तस्वीर बनाने को कहा। जेब से 50 का नोट निकालकर फ़कीर को थमाते हुए तस्वीर बनवाई। बाद में नोट दोबारा जेब में रख लिया। इस पर इन फ़कीर साहब से बहस भी हुई, मगर अदी ने इसकी बात नहीं सुनी। मोनी से बिस्किट लेकर खाने लगा और फरीद ने भी कह दिया अब वो कोई तस्वीर नहीं बनाएगा। आखिर ऐसी उल्टी सीधी तस्वीरों का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा है प्यारे, मेरी निगाहें हमेशा मुस्तकबिल पर होती हैं। कल यही मेरी नेक तबीयत व शराफत का सर्टिफिकेट बन जाएंगी। मैं अपने बच्चों को दिखाकर कह सकूँगा कि हमने तो जवानी नेक कामों में बसर की है। हमारे अखलाक की एक दुनिया गर्विदा हुआ करती थी। मेरी मानो तुम भी बनवा लो, मुझे तो माफ़ रखो। अच्छा तुम्हारी शक्ल बासी करेले जैसी क्यों हो रही है। यार हंसो मुस्कुराओ, यूं मुंह बनाकर नानी के घर जाओगे तो सब मुझे मलामत करेंगे कि पूरी दुनिया में यही चेहरा दोस्त बनाने को मिला था। कोई बात हो तो मुस्कुराऊं भी, अब क्या पागल हूं कि हंसता रहूं। फरीद ने अपनी सूरत पर यह तबसरा सुना तो जलकर कहा, अच्छा मैं तुम्हें लतीफ़े सुनाता हूँ। नहीं बस रहने दो, मुझे जब मुस्कुराना होगा मुस्कुरा लूँगा। अगर ऐसी ही फ़िक्र थी लोगों की बातों की तो ना साथ लाते मुझे। वाह क्यों ना लाता मेरे प्यारे, दफ़ा करो दुनिया को। तुम्हें सिर्फ मेरे दिल की परवाह होनी चाहिए और मेरे लिए इस पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा हसीन चेहरा कोई और नहीं। नानी अम्मा का घर अच्छा खासा बड़ा और कदीम तर्ज तामीर का था। मामू अंसार तो इस वक्त घर पर नहीं थे, अलबत्ता बड़े मामू काफ़ी मोहब्बत से मिले। इतने लोग, इतना हंगामा, फरीद तो आकर पछताया। नानी ये फरीद है मेरा दोस्त, शक्ल और हाल हुलिये से पेंडू लगता है मगर है बड़ा काबिल। इस तारुफ पर फरीद का दिल जलकर खाक हो गया और यहाँ मौजूद यंग पार्टी ने खूब कह लगाए, कमीने तुम्हें कहा था 15 रोज़ पहले आ जाना, तुम अब आ रहे हो। ये एक शौक सा लड़का था जो अदी से गले मिलते हुए गिला कर रहा था। इसमें क्या मुश्किल है, शादी की डेट बढ़ा दो। अदी ने मज़े से मशवरा दिया। कौन आया है। साथ के कमरे से मंदी आंखों वाला एक जनाना सर बरामद हुआ। अरे ये पूफी जी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इसने अपनी मुमानी के करीब झुककर कहा। फिर पूफी की जानिब बढ़ गया। चूँकि काफ़ी लोग थे इसलिए मिलने मिलाने का सिलसिला खासा तवील था। सईदा खाला अभी नहीं पहुंची थीं। अंसार मामू इन्हें लेने के लिए ही स्टेशन की तरफ रवाना हुए थे और मीना बाजी कल दोपहर तक पहुंच रही थीं। नानी ने बताया अदी के कहने के मुताबिक इन्होंने कल ही इसके लिए कमरा सेट करवा दिया था। नानी मेरा दोस्त भी साथ रहेगा। हाँ हाँ, तुमने कल फ़ोन पर इस बच्चे के मुतालिक भी बताया था। मैंने दोनों के लिए बिस्तर लगवा दिए हैं। आओ कमरा देख लें। फरीद यहाँ से जल्द उठना चाह रहा था। चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है। अदी का मूड नहीं था। तुम फरीद को तो कमरा दिखा दो, वो थका हुआ है। भाभी को फरीद पर तरस आ गया। अदी को उठना पड़ा। साथ में नासिर कमरा दिखाने को चल पड़ा। कमरा छत पर बने 2 कमरों में से एक था। बड़ा कमरा तो काट कबाड़ से भरा हुआ था। छोटे कमरे में इनके लिए 2 पलंग थे और दरमियान में इतना रास्ता था कि एक तिपाई रखी जा सकती थी। ये कमरा, मैं तो यहाँ घुट के मर जाऊंगा। अदी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया।
तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। नासिर ने नोटिस नहीं लिया और फरीद के हाथ से सामान लेकर कमरे में रखने लगा। प्यारे फरीदू, मजबूरी है, नानी ने जो कमरा दे दिया सो दे दिया। इनके फैसले अटल होते हैं, हमें अब यहीं जीना और मरना पड़ेगा। फरीद को कमरा अच्छा लगा था, वजह यह कि छत पर था और नीचे की निस्बत यहाँ बड़ा सुकून था। फरीद को यहाँ छोड़कर दोनों वापस चले गए। फरीद को थकन तो नहीं थी, वो तो शोर हंगामे से बचने के लिए यहाँ आया था। और इनके जाने के बाद इधर उधर निगाह दौड़ाई। कमरा की इकलौती अलमारी खोली, यहाँ से चंद पुराने डाइजेस्ट और मैगजीन बरामद हुए। चलो वक्त अच्छा गुजर जाएगा। इसने उठा लिया और एक लिफाफा फिसल कर पाँव में आ गिरा। झुककर उठाया, खोलकर देखा, इसमें तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर अदी और नानी अम्मा की थी। ये शायद ईद के मौके पर ली गई थी। कैदी के हाथ में सेवियों की प्लेट थी और वह चम्मच से नानी को खिलाने की कोशिश में था। दूसरी तस्वीर में वो और नासिर गले मिल रहे थे। यकीनन ये सारी तस्वीरें ईद के मौके पर ही उतारी गई थीं। तीसरी एक लड़की की थी, नीला सूट पहने दमक रही थी। फरीद एक के बाद दूसरी नज़र डालने पर मजबूर था। कैसी चमकदार आंखें थी इसकी और गोल चेहरा मासूमियत से पुर था। फिर एक एक करके इसने सब देख डाली। वो लड़की हर जगह अच्छी लग रही थी। पता नहीं कौन है, यकीनन करीबी अजीज़ों में से होगी। जभी तो इतनी सारी तस्वीरें हैं इसकी नानी अम्मा के साथ, वो यकीनन यहाँ शादी पर भी आएगी। बहुत मुमकिन है अब भी मौजूद हो और इसका जी चाहा वो भी नीचे चला जाए। देखे तो सही वो मौजूद है या नहीं। अदी भी खुद तो चला गया, मुझे नहीं कहा साथ चलो। वैसे वो अगर अभी नहीं मौजूद तो भी आएगी ज़रूर। फरीद की सारी बोरियत जाती रही थी। अंसार मामू खाला सईदा की फैमिली के साथ अभी अभी आए थे और इस्तकबाल करने वालों में अदी पेश पेश था। अदी भाई, शुक्र है आप आ चुके हैं, मुझे बाजार जाकर चूड़ियाँ लेनी हैं। लुबना ने देखते ही कह दिया, हाँ बाजार तो मुझे भी जाना है। एक खातून की ज़रूरियात भी सर उठाने लगी। चलिए तो अच्छी बात है, आप दोनों चली जाइएगा। अदी ने मसला हल कर दिया। अरे अदी मेरे प्यारे, तुम कब आए? अंसार मामू इसकी जानिब लपके। मामू शादी मुबारक, मैं इस पुरमसरत मौके को यादगार बनाने अभी अभी पहुंचा हूँ और ऐलान करता हूँ यादगार मौके की खूबसूरत हसीन तस्वीर भी बनाऊंगा। कैमरा मेरे पास है, बस आप सब लोग तैयार रहिएगा। अदी पुत्र, मेरी बीनों की ज़रूर बनाना, ये बड़े अच्छे अच्छे कपड़े बनवा कर लाई है। फूफी जी ने अपनी नौबियाता साहबजादी के लिए सिफारिश की। हाँ हाँ, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं, इनकी तो ज़रूर ही बनाऊंगा। अदी ने जैसे जान छुड़ाई। नानी अम्मा, पकवाया क्या है? सख्त भूख लग रही है। मरिया नानी के बिस्तर पर तकरीबन नीम दराज पूछ रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे लिए सब कुछ है। घर में आलू गोश्त और माश की दाल बनवा रखी है। अगर ये पसंद नहीं तो बता दो, किसी लड़के को बाजार भेजकर तुम जो कहोगी मंगवा दूंगी। नानी, ये किसी लड़के को कहते हुए आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? अदी ने फूफी के पीछे छुपने की कोशिश की। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अगर नानी तुम्हें बाजार जाने को कहेंगी मैं तब भी नहीं मानूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, मेरे लिए लाना भूल जाओ, खुद खा पी कर आ जाओ। मरिया, इतनी बुरी राय है मेरे बारे में तुम्हारी? अदी ने अफसोस से सर हिलाया। अदी भाई, ढोलक का इंतज़ाम तो हो चुका है ना? लुबना ने पूछा। अभी तो मैं खुद पहुंचा हूँ, इस बारे में अंसार मामू से पूछो। अदी बच्चे, वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है इसका? इसे कहाँ छोड़ आए हो? नानी, इसका नाम फरीद है। नहायत संजीदा मिजाज वाक़या हुआ है, जाकर अलग थलग कमरे में बैठ गया है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त भी आया है? सईदा खाला ने पूछा। और वो भी संजीदा मिजाज, ये तो मानने वाली बात नहीं। मरिया हंसी। मिलोगी तो मान जाओगी। सईदा, दुल्हन का जोड़ा, जेवर और मेकअप का सामान आज शाम ही इधर दे आना। नानी अम्मा, ऐसी जल्दी भी क्या है? जब बारात लेकर जाएंगे तो दे देंगे। जवाब अदी की तरफ से आया। तब तक तो दुल्हन ब्यूटी पार्लर जा चुकी होगी, पहले ही पहुंचा देना बेहतर है। तुम अपनी खाला के साथ चले जाना। ठीक है, मैं और फरीद चले जाएंगे। मोमानी ने दोपहर का खाना लगने की इतला दी तो अदी ने एक बच्चे को भेजकर फरीद को भी नीचे बुलवा लिया। अंसार मामू, ये फरीद। वो नीचे आया तो अदी ने बताया। ओह अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? अंसार मामू मुस्कुराए। जी हाँ, शक्लो सूरत से ज़रूर पेंडू लगता है, मगर दर हकीकत बड़ा हाँ, झूठ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। सब हंस पड़े और फरीद के बढ़ते कदम रुक गए। ख़वातीनो हजरात, ये शर्मीले भी बहुत हैं, संजीदा भी, और फ़लसफ़ी बनने की नाकाम कोशिश कई बार फरमाने के बाद अब तर्क कर चुके हैं। सबकी नज़रें फरीद पर थी, सब हंस रहे थे और फरीद का जी चाह रहा था या तो यहीं से वापस पलट जाए या फिर अदी को खरी खरी सुना दे। खामोश हो जाएं आप सब, अभी ये गाना गाएंगे। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। फरीद एक झटके से मुड़ा और वापस जाना चाहा। अदीब भाग कर रास्ते में आ गया, हाथ पकड़ा और बोला,
तुम्हारी पसंद का खाना बना है। मुझे अब तक याद है तुम्हें माश की दाल बहुत पसंद हुआ करती थी और मेरी मुमानी जैसी अच्छी तो कोई पकाता ही नहीं। आओ अब बैठ जाओ। और फरीद का ये ख्याल कि वो मनाएगा, माजरत करेगा, गलत साबित हुआ। यूँ लगता था इसे एहसास ही नहीं। क्या बात है, यहाँ खाना नहीं चाह रहे? चलो ठीक है, तुम वापस कमरे में चलो, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर कमरे में हाजिर होता हूँ। एक बार फिर वो मेहरबान दोस्त के रूप में आ चुका था। जब अदी खाने की ट्रे लेकर ऊपर आया तो फरीद आंखों पर बाजू रखे पलंग पर लेटा था। क्या हुआ, नींद आ रही है? अदी ने ट्रे इसके बिस्तर पर रख दी और ख़ुद भी एक किनारे पर टिक गया। पहले तो फरीद ने गिला करने और नाराज़गी का इजहार करने के बारे में सोचा, फिर ख्याल आया इस पर कौन सा असर होना है, ऐन मुमकिन है यही बात जाकर सबसे कह दे। अब उठ भी यार। अदी ने पहले इसका बाजू पकड़ा, फिर झटका देकर उठा लिया। फरीद चुपचाप खाना खाने लगा जबकि अदी इस अरसे में बोलता रहा। अपने कज़न्स और दीगर रिश्तेदारों के बारे में तफसील से बताया। फरीद ने हाँ या हूँ कुछ नहीं की। खाना खाकर अदी इसी बिस्तर पर दराज हो गया और फरीद के लिए हुक्म था, चूँकि मैं तो अब यहाँ लेट चुका हूँ, तुम दूसरे बिस्तर पर चले जाओ और ये ट्रे भी उठाकर दूसरे बिस्तर पर रख दो। और ये तकिए के पास क्या किताबों का ढेर लगा रखा है, इसे भी अपने बिस्तर पर रख दो। फरीद ने चुपचाप हुक्म की तामील की। अदी अदी किधर हो, कोई बुला रहा था। आ जाओ मरिया, अदी ने लेटे लेटे जवाब दिया। ज़रा देर बाद वो अंदर आ गई। इसे लेटे देखा तो तासुब से सर हिलाया और बोली, कामचोर, नीचे इतने काम हैं, तुम आराम फरमा रहे हो? फरीद ने आंखों से बाजू हटाया। अरे ये तो वही तस्वीर वाली लड़की है और अपनी तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो पुरशौक निगाह इस पर रखे रहा जबकि मरिया की तवज्जो अदी की जानिब थी। वो अदी की बातों पर खूब ही हंस रही थी। फिर इसने झुककर खाने के बर्तन उठाए और दोनों को देखकर बोली, खाना अच्छा था है ना? फरीद ने इस बात में सर हिला दिया जबकि अदी बोला, मैं सोच रहा हूँ शाम फिर माश की दाल की फरमाइश कर दी जाए। सच मुमानी बहुत ही अच्छी पकाती हैं। फरीद तो ज़िद कर रहा है अभी इसी घर में रहूँगा। ये तुम्हारे दोस्त हैं ना? हाँ, बचपन के दोस्त, वरना ऐसी गलती बड़ा होकर तो कोई नहीं करता। अदी मुस्कुराया और फरीद बेचारे को धड़का लग गया, इसकी शामत आ गई है। बदतमीज़, दोस्त के सामने ऐसी बात कह रहे हो? फिर फरीद से बोली, आप बुरा मत माने, इसे आदत है, ऐसे ही बोल जाता है ये। और हम भी कज़न होने के साथ साथ दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, मगर इसे कोई लिहाज नहीं। मरिया का नरम लहजा और आवाज़ फरीद को बहुत अच्छी लग रही थी। वो मुस्कुरा दिया और सिर्फ इसकी खातिर बोला, नहीं, मैंने अदी की किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। ये मेरी किसी बात का कभी बुरा नहीं मानता। इसे पता है मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अदी का लहजा यकीन से पुर था। जवाब में फरीद ने कुछ नहीं कहा। ये कौन आ रहा है? कदमों की आहट पर मरिया ने उठकर बाहर झांका। आने वाला नासिर था। अदी को देखते ही बोला, तुम यहाँ आकर बैठ रहे हो, नीचे आ जाओ, अंसार चाचू भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। जो भी मेरा पूछे इसे ऊपर भेज दो, सख्त थकन हो रही है। मैं कहीं नहीं आ रहा। अच्छा परे हटो, मुझे जगह दो। फरीद के पास काफ़ी जगह है, इधर बैठ जाओ। अदी मजीद फैलते हुए गोया हुआ। मरिया बर्तन उठाकर चली गई। अदी, मैंने ब्लैक शलवार सूट सिलवाया है, नासिर ने बड़े शौक से बताया। बहुत बुरा किया है। क्यों? नासिर को यह जवाब तड़पा गया। जब पहनोगे तो क्यों का जवाब मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें अपने सिवा कोई हसीन लगता ही कब है? सख्त खुद पसंद हो तुम। हालांकि ऐसी भी कोई तोप शय नहीं हो। मत जलो प्यारे, मजीद स्याह हो जाओगे और फिर स्याह सूट में कौवे से भी ऊपर की कोई चीज़ लगोगे। फरीद, आप कहाँ से आए हैं? नासिर ने इसकी बातों से बदमज़ा होकर रुख फरीद की जानिब मोड़ लिया। ये भी हमारे जैसी मखलूक है, वहीं से आया है जहाँ से हम आए हैं। जवाब अदी की तरफ से पहले आ गया, मगर दोनों ने सुनी अनसुनी कर दी। फरीद ने बताया, इसका ताल्लुक गांव से है, हालांकि देखने में यह हांगकांग का लगता है ना? अदी ने फिर दखल दिया। ज़रा देर बाद अंसार मामू भी चले आए। इन्होंने अदी की थकन का कोई नोटिस नहीं लिया। ज़बरदस्ती इसके बिस्तर पर नीम दराज हुए और इसके सर के नीचे से तकिया खींचकर अपनी कोनी के नीचे रख लिया। एक तो मामू, आप अपने रिश्ते की बुजुर्गी का बड़ा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो आखिर उठ बैठा। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम यहाँ सोने नहीं, मेरी शादी अटेंड करने आए हो। शादी ना हुई अजाब हो गया। सारा रास्ता छोटी सी सीट पर बैठे गुजरा। सोचा था घर जाकर ज़रा सोऊंगा, मगर ये नहीं मालूम था सब दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। यार, आज तुम्हारी मुमानी का फ़ोन आएगा। अंसार मामू ने एक फ़ख्र और जज्ब के आलम में इतला दी। कौन सी मुमानी? अदी ने यूं ही रवा रवी में कह दिया। वो चीख पड़े, शहनाज और कौन? ओ तो होने वाली मुमानी कहें। चचा, आपने मुझे तो बताया ही नहीं। नासिर बसूरा, तो तुम कान बंद करके थोड़ी बैठे हुए हो। मैं तो शहनाज मुमानी को काफ़ी शर्मीली, बाहया, रिवायत परस्त खातून समझता था। अदी की इस बात से अंसार मामू को काफ़ी शौक लगा। फिर वो देर तलक यही साबित करने की कोशिशों में लगे रहे कि शहनाज तो वाकई शर्मीली लड़की है।
मैंने ही फ़ोन के लिए इसरार किया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदी के साथ नासिर भी मिल गया, मगर वो भी इन्हीं के मामू थे, कोई फरीद नहीं थे, सो डटे रहे अपनी बात पर। अंसार मामू कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए हैं। वो उठकर गए तो अदी ने इन दोनों से कहा, जब फ़ोन आएगा तो हम भी सुनेंगे। नासिर को शरारत सूझी, फ़ोन आएगा तब ना। अदी कुछ सोचकर हंसा। शाम को सईदा खाला तो ममानी के साथ इधर उधर के कामों में मसरूफ़ थीं। उन्होंने मरिया से कह दिया वो नासिर और अदी के साथ दुल्हन का जोड़ा और ज़रूरत का सामान लेकर दुल्हन वालों के हाथ चली जाए। अदी ने फरीद को भी साथ चलने को कहा। पहले तो वो इनकार करता रहा, मगर जब मरिया के जाने का पता चला तो फ़ौरन मान गया। गाड़ी नासिर ड्राइव कर रहा था कि रास्ते का ऐसे ही इल्म था। बराबर में मरिया थी और पीछे अदी और फरीद बैठे थे। वो तीनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। फरीद को बहुत कम मुखातिब किया, मगर वो फिर भी बोर नहीं हुआ। मरिया की हंसी, इसकी बातें कितनी अच्छी लग रही थीं। लड़की वालों के यहाँ इनकी आमद की खबर पहले से थी, सो खासे एहतमाम वाली चाय पेश की गई। इनके यहाँ भी खासे मेहमान आए हुए थे और सभी दुल्हा वालों की तरफ से आने वालों को देखना गोया मजहबी फरीज़ा समझे हुए थे। बुजुर्गों की लंबी लाइन और एक जैसे सवालात, मगर जब तक अपनी ज़ुबान से अदा न कर लें चैन नहीं पड़ता। मसलन बार बार यही पूछा गया कि इन चारों का आपस में क्या रिश्ता है और ये अंसार के क्या लगते हैं। फिर कौन कहाँ से आया है, क्या नाम है, पढ़ते हो या नहीं, अगर नहीं तो फिर क्या करते हो। ये सवाल इतनी मर्तबा हुए कि फरीद को घबराहट होने लगी, मगर अदी ने हर बार जवाब दिए। यूं भी हुआ कि किसी को कुछ तो किसी को कुछ कह दिया, मगर चूंकि बुजुर्ग सिर्फ इसी सवाल का जवाब बगौर और दिलचस्पी से सुनते थे जो खुद करते थे, इसलिए इस गड़बड़ का पता नहीं चल सका। अच्छा, तो आप लोग अंसार बेटे की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं? ये शहनाज की चची थी जो अभी अभी ड्राइंग रूम में आई थी। जी नहीं, हम तो शुमाल की जानिब से आए हैं। अदी ने बज़ाहिर संजीदगी और सादतमंदी से कहा। बुजुर्ग तो चुप रहे, अलबत्ता कमरे में सोफ़ों कुर्सियों के पीछे खिड़कियों से झांकते दरवाजे में खड़े लड़कों लड़कियों ने इस जवाब को खासा पसंद किया। बेटे ये पैटेज लो, शहनाज ने तुम लोगों के लिए बड़े शौक से ये सब बनाया है। मुमानी ने प्लेट इनकी जानिब बढ़ाई। शुक्रिया आंटी, बिल्कुल यही पैटेज हमारी मुमानी जान ने नुक्कड़ वाली बेकरी पर भी रखवाए हैं। हम खाकर आ रहे हैं। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई, जिसे इन्हीं मुमानी जान ने तोड़ा और बज़ाहिर नरमी से बोली, पढ़ते हो बेटा तुम? जी हाँ, इसी साल मैट्रिक का इम्तहान दिया है। ये सवाल कुछ 10 बार पहले भी पूछा जा चुका था और अदी ने थक कर अब ये जवाब दिया था। हैं अब मैट्रिक में? वो हैरान हुई, फिर संभली और बोली, चलो खैर कोई बात नहीं, खुदा तुम्हें अच्छे नंबरों से कामयाब करे, इसकी उम्मीद कम है। नासिर ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग मुमानी जान को सलाम कर लें? नहीं नहीं, अब तो शादी में इतने थोड़े दिन हैं, ससुराल वालों से मुकम्मल पर्दा होगा। लड़के लड़कियां यक जुबान चिल्लाए। मगर हम कब ससुराल वाले हैं, हम तो अपने बनकर आए हैं। तो ससुराल वाले गैर थोड़ी होते हैं, बस ये तो रस्म है। शादी से पहले पर्दा किया जाता है। जिनसे पर्दा करना है इन्हें तो हम घर छोड़ आए हैं। मरिया और नासिर भी बोलने लगे। काफ़ी देर दोनों तरफ से तकरार जारी रही। फरीद तो जब से आया था खामोश बैठा था। इस वक्त अदी भी चुप चुप था। जब शोर ज़रा कम हुआ तो इसने कहा, आप सिर्फ मुझे मुमानी जान से मिल लेने दें। असल में मैं एक ज़रूरी पैगाम के साथ आया हूँ और इसका इन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अदी की संजीदगी को देखते हुए इन्हें इजाज़त देना पड़ी। शहनाज इस वक्त किचन में मौजूद चाय और बिस्कुटों से इंसाफ कर रही थीं। अदी इनकी भाभी के साथ आया तो घबरा गई। जल्दी से बिस्किट की प्लेट पर एक खिसका दी और चाय का कप भी मेज़ पर रख दिया। अदी ने इनकी भाभी की वापसी का इंतज़ार किया, फिर बोला, वाकई आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? वो थोड़ी परेशान हुई। जो भी सुना था इसे छोड़िए, ये बताइए इतनी हमाकत का प्रोग्राम आपने कैसे बना लिया? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जो भी कहना है प्लीज़ खुलकर कहें। वो मज़ीद परेशान नज़र आईं। देखिए आंटी, वैसे आपको आंटी कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्या करूं, रिश्ते की नोयत ही ऐसी बन रही है। आपके होने वाले शोहर मेरे सगे मामू हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको शायद इल्म नहीं, मर्द की फितरत बड़ी अजीब सी होती है। वो हर कदम पर औरत के लिए आजमाइश तैयार रखता है और चाहता भी ये है कि औरत हर बार इस आजमाइश में पूरी उतरे। अगर बेचारी ना उतर सके तो दिल से उतार देता है। मैं आपकी कोई बात समझ नहीं पा रही। इन्होंने उलझकर अदी की जानिब देखा। आपने अंसार मामू से वादा किया है कि आज रात फ़ोन करेंगी इन्हें। शहनाज ने इस बात में सर हिला दिया। क्या आप ये वादा पूरा भी करेंगी? जाहिर है, शहनाज धीरे से बोली, और इसके बाद अंसार मामू के दिल से उतर जाएंगी। जी क्या मतलब? घबराहट यकीनी थी। मतलब ये कि अंसार मामू को शर्मीली मशरकी लड़कियां पसंद हैं। इन्हें यकीन है आप भी ऐसी हैं। वो ये भी जानते हैं आपके वालिद खासे असूल पसंद और रवायत परस्त शख्सियत के मालिक हैं।
वो कहते हैं आपने फ़ोन पर बात करने का वादा ज़रूर किया है मगर अपने वालिद के एतमाद को ठेस हरगिज़ नहीं पहुंचा सकती, और ये भी कि अगर आज रात आपका फ़ोन आ गया तो वो ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप वो लड़की हैं जो ना तो वालिद की इज़्ज़त का पास करती है और ना शोहर की बात को अहमियत दे सकती है। वो तो अंसार ये सोचे बैठे हैं मगर कल दोपहर को इन्होंने खुद फ़ोन किया और कहा कि रात को बात करेंगे। ओ आंटी, यही तो आजमाइश है आपकी, मैंने तो हमदर्दी में आपको बता दिया। अब अपना अच्छा बुरा तो आप खुद बेहतर जानती हैं, जैसा जी में आए करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अब तो मैं कभी इन्हें फ़ोन नहीं करूँगी। वो बेहद ममनू दिखाई दे रही थीं। बस मुझे आपसे यही कहना था। अदी मुस्कुराया और वापस चला आया। नासिर मरिया ने इसे सवालिया अंदाज में देखा। वो जानना चाह रहे थे कि कितनी कामयाबी हुई है मगर इसने कोई इशारा नहीं दिया। हाँ, वापसी में गाड़ी में बैठते हुए ज़रूर कहा, अब सारी रात अंसार मामू जागेंगे, मोमानी के फ़ोन का इंतज़ार करेंगे मगर फ़ोन नहीं आएगा। अगर ख़ुद करेंगे तो भी नाकामी होगी कि मोमानी अटेंड नहीं करेंगी। क्यों, तुम ये कैसे कह सकते हो? नासिर के पूछने पर अदी ने सारी बात बता दी। तीनों खूब हंसे और फरीद को अदी पर हैरत होती रही कि आखिर दूसरों का दिल तोड़कर इन्हें परेशान करके इसे क्या मिल जाता है। आज खूब तमाशा होगा, हम भी नहीं सोएंगे। चाचू की बेताबियां अपनी आंखों से देखेंगे। वैसे अदी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता जो वो दोनों बात कर लेते? मरिया ने एहसास दिलाया और फरीद ने सताइश भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। अदी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। बोला, क्या ख्याल है कोक ना पी जाए, बड़ी प्यास लग रही है। मेरे लिए मत लेना, फरीद ने इनकार कर दिया। हाँ, तुम्हारे लिए गन्ने का रस मंगवा लेता हूँ या फिर दही की लस्सी, अदी ने मजाक उड़ाया। अदी, ये तुम्हारा दोस्त है, मरिया ने जैसे याद दिलाया और फरीद को भी गिला करने का हौसला मिला। बोला, अदी ये बात अक्सर भूल जाता है। नहीं, मुझे ये बात हमेशा याद रहती है। अदी ने इसके शाने पर हाथ मारा। फरीद ने तवज्जो नहीं दी। इसे अदी का मजाक वाकई बुरा लगा था और वह ज़रा रुख फेर कर शीशे से बाहर देखने लगा। आप खफा हो गए? मरिया ने महसूस कर लिया तो वो मुस्कुरा दिया और सर नफ़ी में हिला दिया। आप अदी की बात का बुरा नहीं माने, इसे तो आदत है, सबके साथ यूं ही करता है। मैंने बुरा तो नहीं माना। मरिया इतने खलूस से बात कर रही थी, फरीद को कहना ही पड़ा और अदी पूरे यकीन से बोला, ये नाराज़ नहीं हो सकता, असल में इसे पता ही नहीं चलता ना। कह कहा उभरा और फरीद ने निचला लब दांतों तले दबाकर अदी की जानिब से निगाह फेर ली। वो लोग घर आए तो अदी की बहन मीना अपने दोनों बच्चों के साथ आ चुकी थी। फरीद भी मीना बाजी से वाकिफ़ था। वो भी बड़े प्यार से मिली, हाल अहवाल पूछती रहीं और अदी ने भी मीना के सामने फरीद की खूब ही तारीफ़ें की। इसे बाहौसला, बहादुर और नेक लड़का करार दिया। वो सब लोगों के दरमियान बैठा फरीद के गुण गाता रहा, जिसने भाई की ज़्यादती खामोशी से बर्दाश्त की मगर हौसला नहीं हारा। जो ज़मीन मिली इस पर खूब मेहनत की और भाई से कोई दुश्मनी भी नहीं पाली। फरीद का दिल भी जो कुछ देर पहले इसके लिए गुस्सा ही गुस्सा रखता था, अब राय नरम पड़ गई और मरिया को अदी की बातों पर हंसी आ रही थी। इसने नासिर से कहा, कहीं से लगता है ये वही अदी है जो कुछ देर पहले तक फरीद का मजाक उड़ा रहा था। ये ऐसा ही है, दिल में सबके लिए अच्छी राय रखता है, मुंह से चाहे कुछ भी कहता रहे। मैं तो इसीलिए इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता कि मुझे पता है ये मेरा मुखलिस दोस्त है। नासिर के अंदाज में अदी के लिए मोहब्बत और अकीदत थी। कुछ देर के बाद फरीद तो अपने कमरे में चला गया और जाकर एक डाइजेस्ट खोल लिया, मगर सोच वो दोस्त के बारे में रहा था। बहुत अजीब है ये, मैं तो समझ नहीं पाता इसे। पहले सबके सामने मजाक उड़ाता रहा और अब ख्वामख्वाह तारीफ शुरू कर दी। मैं तो इन चंद दिनों में यही समझ पाया हूँ, अदी इन लोगों में से है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इन्हें किसी की आरजू, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। मूड में हुए तो अर्श पर बिठा दिया और जो जी में आया तो फर्श पर लापट खा। ये दलेर और मुंह फट लोग, दुनिया को अपने पैरों में समझने वाले, और वाकई दुनिया है भी तो इनके लिए। हम बामुरवत दोस्ती निभाने वाले, हर किसी से खलूस से मिलने वाले तो मारे जाते हैं। आखिर में अदी की हर ज्यादती खामोशी से क्यों बर्दाश्त कर जाता हूँ, पलट कर ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पाता। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा, आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। वो अपनी सोचों में उलझा हुआ था, पता नहीं चला कब अदी कमरे में आया। हड़बड़ाकर तब उठा जब इसने जोर का हाथ इसकी टांग पर रसीद किया। शुक्र है तुम जिंदा हो, कब से यूं पड़े थे, मैंने समझा आलम फानी से कूच कर गए हो। फरीद ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पैर नीचे लटकाकर बैठ गया। मुझे पता था तुम थके हुए हो, तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाया हूँ। शुक्रिया, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं। इसका अंदाज खासा खुश्क था। ज़रूरत हो या ना हो, अब तो मैं बनवा लाया हूँ, पी लो। तो मुझ पर क्या एहसान है, कोई मैंने कहा था बनवा कर लाओ। ओह फरीदू, नाराज़ हो क्या यार? ठीक है, तुम्हें तशरीर पसंद नहीं, मगर देखो ना, मैं तो दोस्त हूँ, तुम्हारी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता।
और इसमें बुराई क्या है? अब जाकर देखो नीचे सब तुम्हारे लिए कितने अच्छे जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अक्सर का इरादा तो तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेने का भी बन रहा है। बको मत। आखिरी फिक्रे पर फरीद के सामने एकदम से मरिया आ खड़ी हुई थी, मगर बज़ाहिर वो बिल्कुल भी मौम नहीं हुआ था। मान जाओ प्यारे, वादा करता हूँ आइंदा तुम्हारी तारीफ नहीं करूँगा। मैं तारीफ पर थोड़ी नाराज़ हूँ, आकर फरीद को कहना ही पड़ा। तो फिर किस पर नाराज़ हो? अदी की हैरत इसे तपा गई। ये जो तुम हर किसी के सामने मुझे मजाक का निशाना बनाते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मजाक का निशाना नहीं तो वो सब तो मैं प्यार में कहता हूँ। बड़े बदनसीब हो, प्यार की पहचान भी नहीं है तुम्हें। ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे। मेहरबानी करके सबके सामने ऐसी बातें मत किया करो। ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं करूँगा, मगर फरीदू, ये हकीकत है, तुम्हें मोहब्बत की पहचान नहीं। एक रोज़ तुम तरसोगे मेरी इन बातों के लिए। फिर भी मुझे कबूल नहीं। नहीं तो ना सही। अदी ने मुंह बनाया और चाय का कप उठाकर अपने लबों से लगा लिया। फिर इस काम से फारिग होकर फरीद से कहा, तुम साथ के बेड पर चले जाओ, यहाँ मैं सोना चाहता हूँ। भाई क्या मुसीबत है, जहाँ मैं बैठता हूँ तुम्हें वही क्यों पसंद आ जाता है? फरीद झुलाया। जाते हो या नहीं? अदी लेट भी गया तो मजबूरन फरीद को उठना पड़ा कि अदी कद काठ में इससे कहीं ज़्यादा था। खींचातानी में हार यकीनी हो जाती। फरीद अभी बेड से उठा ही था कि हल्की सी दस्तक देकर मरिया ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ जाओ कनीज़, हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे। ज़रा मेरा सूट तो प्रेस कर दो। बको मत, मैं तो फरीद साहब के लिए चाय लेकर आई थी। फरीद का दिल बड़े ज़ोर से और खुशगवार अंदाज में धड़का। मरिया इसके लिए चाय लेकर आई? सच मेरे अल्लाह, ये ख्वाब तो नहीं? फरीद अपनी जानिब बढ़ते कप को देख तो रहा था, पकड़ने के लिए हाथ फ़ौरन नहीं बढ़ा सका। लीजिए ना, मरिया को कहना पड़ा। आपका बहुत शुक्रिया। फरीद ने आखिर कप थाम ही लिया। वो मुस्कुरा दी और बोली, आप हमारे मेहमान हैं, ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। इससे पहले कि फरीद कप होंठों से लगाता, अदी ने उठकर झपट लिया और बोला, जब मैंने दिया था तब तो लिया नहीं, अब क्यों पी रहे हो? अदी, ये क्या बदतमीज़ी है? दो इसे, मरिया ने डांटा। बोलो ना, तब क्यों नहीं पिया था? वो जवाब तलब कर रहा था, मगर फरीद का ध्यान मरिया की तरफ था। इसकी खातिर वो अदी पर किस कदर नाराज़ हो रही थी। कितनी अपनी अपनी सी लगी थी वो फरीद को। रात के खाने से फारिग होकर मरिया, अदी और नासिर तो अंसार मामू के पीछे पीछे ही रहे और ये देखकर खूब हंसते रहे कि इनकी निगाह बार बार रेस्ट वॉच की जानिब जाती थी। वो खुश भी थे, थोड़े मुस्तरब भी। अंसार मामू, नानी कह रही हैं मेडिकल स्टोर से मेरी दवा ला दें। अदी ने यूं ही ज़रा मज़ा लेने को कहा था। दवा? कौन सी दवा? ख़त्म हो गई। इस वक्त वो बुरी तरह परेशान हुए। क्या बात है, आप घबरा क्यों गए? क्या दवा ख़त्म होना बुरा शगुन है? मासूम बनकर पूछा। ओ नहीं, तुम शायद भूल गए, आज कुछ ही देर के बाद शहनाज का फ़ोन आना है। ओ हो। तीनों मायने खेज अंदाज में इन्हें देखने लगे। अंसार मामू जवाबन मगरूराना अंदाज में मुस्कुराए और फ़ोन के करीब कुर्सी पर बैठ गए। अंसार मामू, मुझे बहुत शौक़ है ममानी से बात करने का। इनके घर गए तो घर वालों ने हमसे पर्दा करवाया। अब आप मेरी बात ज़रूर करवाइएगा इनसे। ज़रूर ज़रूर। अंसार मामू ने खुशदिली से मदई की दरख्वास्त कबूल कर ली। वो लोग बार बार शहनाज का जिक्र छेड़ते रहे और मामू इस कोशिश में थे कि ये लोग टल जाएं। इन्हें ख्याल था इन लोगों के सामने वो शहनाज से क्या बात कर सकेंगे। अदी ने वादा किया, जो ही फ़ोन आएगा हम बाहर चले जाएंगे। जब आप आवाज़ देंगे तब ही इधर आएंगे। टाइम गुजरता जा रहा था। अब तो अंसार मामू बहुत बेचैन और थोड़े शर्मिंदा दिखाई देने लगे थे। इधर ये तीनों इंतज़ार के मौजू पर मुख्तलिफ गीत गाने में मसरूफ़ इन्हें गुस्सा दिला रहे थे। आखिर तुम लोग दफ़ा क्यों नहीं हो जाते? अब तो हमें पूरा यकीन हो चुका है मामू, आपने यूं ही शो बनाने के लिए झूठ बोला था। कोई बात नहीं कर रही हैं ममानी आपसे। अदी ने गुस्से को हवा दी। रात 1 बजे तक ये लोग बैठे रहे। फ़ोन को ना आना था और ना आया। मरिया ने मशवरा दिया, आप खुद कर लें, मगर इन्हें भी ज़िद हो रही थी। आखिर नींद से बेहाल होकर वो बिस्तर पर जा लेटे। चेहरा गुस्से से सुर्ख था और इन लोगों की बातों ने सर में दर्द भी कर दिया था। तीनों हंसते खिलखिलाते बाहर आ गए। नासिर, असल बात से तुम ही मामू को आगाह करना। क्यों, मैं मुफ्त का हूँ? इसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा मरिया, तुम तो लड़की हो, मामू डांटेंगे तो भी नरम लफ्ज़ों में तुम ही असल सूरत हाल से आगाह करना। अदी, उल्टे काम खुद करते हो, डांट हमें पड़वाते हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। वो भी इनकार कर बैठी। तुम सारे ही मुफ्त में तमाशा देखने के शौकीन हो। अदी कहकर ऊपर चला आया और देखा तो इसके बिस्तर पर नासिर का छोटा भाई आबिद सो रहा था। झंझोड़ा, डांटा तो जवाब आया, नीचे कोई जगह ही नहीं है, इतना बड़ा तो बेड है,
साथ में आप भी पड़ जाएं। इसके सिवा चारा भी क्या था, बात मानना पड़ी। बिस्तर पर लेटते ही नींद तो आ गई, मगर कुछ देर बाद जागना पड़ा। आज सर्दी मामूल से कहीं ज़्यादा थी। साथ के बिस्तर पर निगाह गई, फरीद भी यकीनन जाग रहा था और सुकड़ा सिमटा पड़ा था। यार क्या बहुत सर्दी लग रही है, अदी ने पूछा। जाहिर है जब इतनी ज़्यादा होगी तो लगेगी भी। घबराओ नहीं, मैं इंतज़ाम करता हूँ। अदी के जरखेज़ जहन ने तरकीब लड़ाई और साथ ही छलांग लगाकर फरीद के बिस्तर पर आ गया। इंसान बनो, फरीद का हाथ इसके पैर के नीचे आया था। चीख कर कहना लाजमी था। अदी ने अपनी और इसकी चादर मिलाई और बोला, हम इकट्ठे ये ओढ़ कर लेटेंगे। उम्मीद है सर्दी में अफाका होगा। मगर ये तदबीर कारगर साबित न हो सकी। अदी उठा और आबिद पर से चादर खींच ली। अरे ये क्या कर रहे हो, वो बेचारा क्या लेगा, इसकी नींद बड़ी पक्की है। अगर हम उठाकर बाहर भी लिटा आएँ तो भी सुबह से पहले नहीं उठेगा। तुम इंतहाई खुदगर्ज हो। फरीद कहे बगैर रह नहीं सका। इसने जैसे सुना ही नहीं, बोला, मुझे उम्मीद है अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी और आबिद की फ़िक्र न करो। इसका ही अपना घर है। अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो नीचे जाकर कोई कंबल वगैरह तलाश कर ही लेगा। अदी की बात सच ही थी। आबिद की नींद वाकई बड़ी पक्की थी। सुबह जब फरीद की आंख खुली तो आबिद और अदी दोनों सोए हुए थे। अदी को 2-3 बार पुकारा भी, मगर वो नहीं उठा तो फरीद उठकर बाहर आ गया। कुछ देर छत पर टहलने के बाद वो नीचे चला आया। इस वक्त खामोशी थी और फरीद को यह सुकून अच्छा लग रहा था। वो लॉन में चला आया और टहलने लगा। आप जाग गए, इस आवाज़ पर मुड़कर देखा। मरिया चाय का कप पकड़े चंबेली के करीब खड़ी थी। हाँ, मुझे सुबह खेजी की आदत है। इसे देखते ही फरीद का दिल इस मौसम की तरह खुशगवार हो गया था। अदी तो अभी सो रहा होगा। असल में रात नासिर, मैं और अदी देर तक जागते रहे। अच्छा, फरीद को इसकी अदी से इतनी दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। वो अचानक ही खामोश सा हो गया। वो दोनों देर तक सोएंगे, मगर मैं नहीं सो सकती। रात चाहे कितनी भी देर से सोऊं, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। चाय पियेंगे आप? साथ ही सवाल कर दिया। फरीद का जी तो चाह रहा था, मगर कहना अच्छा नहीं लगा। ये ले लें, अभी मैंने पी नहीं है। मगर ये तो आपने अपने लिए बनाई होगी। कोई बात नहीं, मैं और बना लेती हूँ। वो कप इसे थमाकर जाने लगी तो फरीद बेख्तियार कह बैठा, चाय लेकर यहीं आ जाए, मैं मुंतज़िर हूँ। मरिया मुस्कुरा दी, फिर इस बात में सर हिलाकर चली गई। फरीद कप हाथ में थामे इंतज़ार करने लगा। आएगी तो इकट्ठे ही पियेंगे। इसने ज़्यादा देर नहीं लगाई, आते ही बोली, रात मामूल से कहीं ज़्यादा सर्दी थी। तेज़ हवा चलती रही। अब भी बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो जाए। हाँ, रात सर्दी थी और अद्दी ने बहुत अजीब हरकत की। फरीद ने इसे सारी बात बता दी। हाय बेचारा आबिद, वो हंस भी रही थी और अफसोस भी कर रही थी। फिर बोली, आप तो रात ठीक से सोए नहीं? मैं तो अदी पर गौर करता रहा, पता नहीं वो ऐसा क्यों है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है आप जैसे तो कम होते हैं। अदी बता रहा था, आप बहुत हमदर्द और दोस्ती निभाने वालों में से हैं। फिर वो इसी के बारे में पूछती रही। फरीद बताता रहा, इस रोज़ वो इतना बोला कि शायद इससे पहले कभी नहीं बोला होगा। मरिया दिलचस्पी से सुनती रही और फरीद का जी चाहा काश सारा घर सोया ही रहे और वो दोनों यूं ही बातें करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता चहल पहल शुरू हो गई और मरिया उठकर चली गई। अदी काफ़ी देर तक सोता रहा। फरीद ने नाश्ता भी अकेले ही किया। वैसे इसे तन्हाई या अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। आज मरिया से जो बातें हुई वो खुशबू बनकर इसके साथ थीं। काश हर रोज़ हम यूं ही बातें किया करें। कितनी अच्छी है ये लड़की, कहीं से भी अदी की कज़न नहीं लगती। हर किसी से इज़्ज़त व एहतराम से बात करती है। सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाती, दूसरों की भी सुनती है। अदी सोकर उठा तो भूख सता रही थी। फ़ौरन नीचे चला आया और किचन का रुख किया। वहाँ इस वक्त मरिया और सईदा खाला मौजूद दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थीं। प्लीज़ नाश्ता, जाते ही शोर मचा दिया। खुल गई है तुम्हारी आँख? अब नाश्ता भूल जाओ, हम तो लंच की तैयारी में हैं। मरिया मसरूफ़ से अंदाज में बोल रही थी। मुझे तुम्हारी तैयारी से कोई मतलब नहीं। खाला नाश्ता बनाए ना, वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। अभी बना देती हूँ बेटा, तुम अंदर चलकर बैठो। तुम्हारे बड़े मामू भी पूछ रहे थे। बाद में चला जाऊंगा, अभी तो भूख ने पागल कर रखा है। मामू की किसी बात का जवाब गलत दे दिया तो खामखा इतने लोगों में डांट पड़ जाएगी। मरिया सब्जी उठाकर बाहर चली गई। खाला इसके लिए नाश्ता बनाने लगी। खाला, अब खालू का रवैया कैसा है? नाश्ते के बाद जैसे होश ठिकाने आए तो इसने पूछा। वो ठंडी आह भरकर बोली, अब इस उम्र में क्या संभलेंगे, बस बेटा अब तो जैसे तैसे गुजर ही गई है। चंद रोज़ बाकी हैं, वो भी गुजर ही जाएंगे। अजीब शख्स हैं ये खालू भी, और कुछ नहीं तो बेटियों का ही ख्याल कर लें। बेटियों को बाप की तवज्जो की बहुत चाह होती है और लुबना तो बहुत महसूस करती है इस बात को। कई बार मुझसे बात कर चुकी है। मरिया तो फिर भी हौसले वाली है। हमारे लिए इनके दिल में कोई नेक जज्बा नहीं है। घर से बाहर लोगों के साथ यूं मिलते हैं जैसे इनसे ज़्यादा खुश मिजाज कोई दुनिया में है ही नहीं।
लोग तारीफ करते नहीं थकते। सच कहती हूँ, अगर हम किसी को बताएं कि घर में इनका ये रवैया है तो कोई यकीन करने पर तैयार ना हो। मैंने सुना है दूसरी शादी के चक्कर में हैं। आप दिल पर ना लें खाला, शादी का इरादा तो कई बार वो बांध चुके हैं, मगर इनका ये इरादा कभी पूरा नहीं हुआ। खुदा आपके साथ है, आप परवाह मत करें। अदी मैं क्या करूं, हर पल डरते डरते गुजरता है कि जाने कैसी खबर सुनने को मिलेगी। कौन है वो जो खालू मोहतरम के दाम में फंस गई है। सुना है कोई अमीर औरत है, तलाक याफ्ता है, शोहरत भी कुछ अच्छी नहीं। परवाह नहीं करें, चंद दिन दिल बहलाएगी फिर अलग हो जाएगी। खुदा एक बेटा ही दे देता तो यूं बेअमा ना होती। अरे खाला, ऐसा सोचती हैं आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वो कुर्सी से उठा और इन्हें अपने साथ लगा लिया। तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, मगर सोचती हूँ अगर मरिया और लुबना का भाई होता तो बाप का रास्ता तो रोक लेता, इन्हें यूं मनमानी न करने देता। और यदि बेटा ना होना तो मेरा जुर्म बन गया है। बहुत ताने देते हैं वो मुझे। सच अब तो थक गई हूँ, ज़िंदगी से जी अचाट हो गया है। बस ये दोनों बेटियाँ अपने घर की हो जाती तो मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। बेटियों को ब्याह कर आप मेरे पास आ जाइएगा। सच खाला, बड़े मज़े कराऊंगा आपको। रोज़ शाम को हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकला करेंगे। वीकेंड पर ढेरों शॉपिंग और साल में एक बार छुट्टियां गुजारने किसी पहाड़ी मकाम पर। और अच्छा बस करो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी ये शॉपिंग और सैरें अपनी बेगम को करवाना। किसकी बेगम? बीना पाजी बच्चे के लिए फीडर तैयार करने आई थीं। आखिरी फिक्रा ही सुना तो पूछने लगीं। जवाब में खाला ने सारी बात बता दी। हाँ खाला, ये ठीक कह रहा है, आप इसी के पास आ जाइएगा। वो मुखातिब सैदा खाला से थीं और मुस्कुराती शरीर नज़रों से भाई को देख रही थीं। अधी भी मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गया। जब वो फीडर बनाकर आई तो इनके छोटे बेटे को गोद में लिए बैठा था। अदी जाते ही फीडर भी इसे थमा दिया और गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी प्यारी बाजी, वो जानता था क्या बात करेंगी, सो दिलो जान से मुतवज्जा हुआ। कहो तो बात कर लूँ मरिया के लिए। अब देखो ना, इतने अरसे से ये चाहत दिल में छुपाए फिर रहे हो। आखिर इतनी जल्दी क्या है आपको? और यूं भी खाला खुद भी यही इरादा रखती हैं। इन्हें मेरी पसंद का भी कुछ कुछ अंदाज़ा है। एक तरह से बात पक्की ही हुई ना, फिर बाकायदा ऐलान क्यों ना कर दिया जाए। तुम नहीं जानते, नानी अम्मा की भी यही ख्वाहिश है। अभी कल ही मुझसे कह रही थीं। वो सब तो ठीक है, मगर आप खालू जान मोहतरम की फितरत को नहीं जानती क्या? अभी मैं कुछ कमाता तो हूँ नहीं। वो इसी बात को बुनियाद बनाकर इनकार कर देंगे। आप लोग कुछ देर सब्र से काम लें, मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दें। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अरमान है तुम्हारी शादी का। अरमान तो मुझे भी बड़ा है अपनी शादी का, मगर हमें रोज़गार भी तो साथ साथ है। मैं तो शायद भी नहीं कि शादी के बाद गज़लें सुना सुना कर ही इसे खुश कर सकूं। वाहिद ज़रिया पैसा ही होगा। इधर वो खफा हुई, इधर हमने शॉपिंग का शोशा छोड़ दिया। फिर तो वो रोज़ खफा हुआ करेगी। मीना हंसी। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। वो भी हंसी में शरीक हो गया। फिर कुछ ख्याल आते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, सब लोगों से कह दे तैयार हो जाएं, आज सबकी तस्वीरें बनाई जाएंगी। ओहो अदी, शाम को जब सब लड़कियां तैयार होती हैं तब उतार लेना। लो, शाम को तो सबको गाने बजाने की पड़ जाती है। अभी कह दे मैं कैमरा लेकर आता हूँ। अपने कमरे में आया तो देखा फरीद आंखें बंद किए बड़े जज्ब के आलम में गज़ल गुनगुना रहा है। इतनी ज़ोर से धब रसीद की कि वो उछल ही पड़ा। फरीदू, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये क्या बदतमीज़ी थी? तुम ये बात आराम से भी तो कर सकते थे। कंधा से लाते हुए एहसास दिलाना चाहा। आओ नीचे चलते हैं, मैं सबकी तस्वीरें बनाने लगा हूँ। फरीद का एहतजाज नज़रअंदाज करते हुए बताया। वहाँ पर मरिया भी होगी। ये सोचकर फरीद भी फ़ौरन तैयार हो गया। लड़कियां तो अभी तैयारियों में लगी थी। अदी ने जाते ही नानी अम्मा, फूफी जान और मोमानी को बैठने को कहा। अदी, मेरे पाँव में जूते अच्छे नहीं हैं, पूरी तस्वीर मत लेना। अदी ने मोमानी के कहने पर इनके पाँव की जानिब देखा। वो किचन के काम निपटाती आई थीं। इनके पाँव में इस वक्त मामू की पुरानी चप्पल थी, जो उन्हें खासी बड़ी थी। नानी अपने बिस्तर से नंगे पाँव उठकर इधर आई थीं। पुप्पी जी अलबत्ता ठीक थीं, आप फिक्र न करें। अदी ने मुस्कुराहट दबाई, फिर दो तस्वीरें उतारीं। एक में सिर्फ तीनों के पाँव थे और दूसरी पूरी तस्वीर थी। इसके बाद अंसार मामू से खूब अच्छा सा पोज बनवाकर बगैर सर की तस्वीर ली। फिर लड़कियां भी आ गईं। कितनी देर सेट होने में लगाई इन्होंने। हर कोई यही कहती, देखो मैं ठीक तो नज़र आ रही हूँ। अदी ने यहाँ भी वही हाल किया। हाँ, मरिया की तस्वीरें जी जान से बनाई। लड़कियों को ग्रुप में खड़ा किया, मगर तस्वीर सिर्फ इसकी ली कि असल मकसद भी तो यही था। आओ फरीद, तुम्हारी भी बनाता हूँ। नहीं, रहने दो। अरे क्यों रहने दूँ? ज़िंदगी का कोई भरोसा है? हमारे पास बतौर यादगार कोई तस्वीर तो होनी चाहिए। कहका पड़ा तो फरीद ने कहर भरी निगाह से इसकी जानिब देखा। लगता है मेरी बात दिल को लगी है। चलो जल्दी से एक हाथ कमर पर रखो, आंखें तिरछी करो और मुस्कुराओ। फिर कहका और फरीद कमरे से बाहर चला गया।
तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही नाजुक मिजाज है। नासिर के कहने पर अदी बोला, अच्छा ज़रा बनाओ फिर यही पोस्ट। तुम खबरदार, जो किसी ने मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया। मजाक तो तुम खुद उड़ाते हो। कौन, मैं? अरे मेरी किसी बात का वो बुरा नहीं मानता। इसे पता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। रात को ये सब देर तक जागते और सुबह सोते रहते थे। फरीद इस हंगामे में शरीक नहीं होता था। अदी ज़बरदस्ती ले आता, वो आ तो जाता मगर नज़र बचा बचा कर मरिया को ही देखता रहता। सुबह फरीद और मरिया ही जल्दी उठ जाया करते थे। अब तो मामूल सा बन गया था। वो चाय के 2 कप तैयार करती और चाय पीने के दौरान दोनों ढेरों बातें करते। बज़ाहिर इतनी खुशबाश नज़र आने वाली लड़की अंदर से इतनी हसास और सहमी हुई है, फरीद तो सोच भी नहीं सकता था। अब इसे मरिया से मोहब्बत भी थी और हमदर्दी भी। वो इसे पाने के ख्वाब जागती आंखों से भी देखने लगा था। क्या मैं मरिया को अपनी इस बेपनाह मोहब्बत से आगाह कर दूं? कई बार वो ये बात सोचता, मगर ये भी देख रहा था मरिया और अदी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर मरिया ने बुरा माना, इसने इनकार कर दिया, ये ख्याल इसको कुछ भी कहने से रोक देता था। अदी जो कल तक दोस्त था, आज रास्ते की रुकावट बन गया था। इसकी शौखियाँ अब तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थीं। क्या समझता है खुद को ये? शक्लो सूरत तो खुदा की देन है। इसने ऐसा क्या तीर मारा है जो दुनिया को पैर की ठोकर में रखने वाला दिखाई देता है? अगर कोई मुरवत में इसके मजाक सह जाता है तो इसका ये मतलब क्यों लेता है कि दूसरा इज्जत के काबिल है ही नहीं? अब वो कोशिश करता था जब दोनों सबके दरमियान हो तो वो अदी के करीब ना बैठे। अपने कमरे में आकर भी इससे कम ही बात करता। मगर अदी के पास ना तो इतनी फुर्सत थी कि इसकी नाराज़गी पर ध्यान देता और ना ही इसके दिल में ऐसा कोई ख्याल आया था। वो पहले दिन की तरह मगन था। कितनी तन्हा और वीरान ज़िंदगी है मेरी, और जो दिल को भाया भी तो पहुँच से बहुत दूर दिखाई देता है। एक तरफ मैं, एक तरफ वो, और दरमियान में अदी है। फरीद को ये सोच बहुत उदास करने लगी थी। कई बार सोचता, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अदी को मैं अच्छी तरह जानता था, फिर भी इसका ख़त पढ़कर जज्बाती हो गया और दौड़ा चला आया। मुझे सोच लेना चाहिए था। ये हंसने खेलने वाले, ज़िंदगी को इंतहाई गैर संजीदगी से गुजार देने वाले किसी के साथ मुखलिस नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मरिया, तुम अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहती हो? मेरा मतलब है, तुमने कुछ तो सोचा होगा। अगली सुबह बहुत हिम्मत करके फरीद ने साफ बात करने का हौसला कर ही लिया। मरिया ने सर झुका लिया और बोली, हाँ ज़रूर सोचा है, मगर किस्मत पर अपना क्या ज़ोर। तुम क्या चाहती हो? मरिया कोई इसे पुकार रहा था। बात दरमियान में ही रह गई। फिर शाम को यही सवाल अम्मी ने भी मरिया से किया और ये भी बता दिया। अम्मा अदी के लिए कह रही थी, मीना की भी यही ख्वाहिश। जी अम्मी, मैं जानती हूँ ये आप सबकी ख्वाहिश है, मगर अम्मी मुझे हरदम हंसने हंसाने वाले बेफिक्र लोगों से डर लगता है। अब्बू भी तो ऐसे ही मिजाज के मालिक हैं। इन्हें कभी हमारी परवाह नहीं होती, सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। घर में हम बीमार हों या कोई मेहमान आया हो, इनकी बला से इन्हें अपने दोस्त, अपनी पार्टियां अजीज़ हैं। तुम अदी को अपने अब्बू से मत मिलाओ, वो मुखलिस लड़का है। आपका भांजा है इसलिए आपको ऐसा लगता है, वरना वो भी अब्बू ही की तरह है। देखती नहीं अपने बचपन के दोस्त का कितना मजाक उड़ाता है। और फरीद तो इतने अच्छे हैं, इसकी किसी भी बात पर पलटकर जवाब नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि दोस्ती का पास है। वो दिल में हर किसी के लिए अच्छे जज्बे रखते हैं और इसका इजहार भी करते हैं। वो बहुत साबिर और बाहिम्मत हैं। इन्होंने जायदाद की खातिर अपने भाई से झगड़ा नहीं किया। जो कुछ इन्हें मिला इस पर मेहनत की और सिला भी पाया। अम्मी, मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं और वो भी मुझ में दिलचस्पी रखते हैं। मगर तुम सोचो तो मरिया। अम्मी, मेरा फ़ैसला तो यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, मगर मैं फ़रीद के साथ ही खुश रह सकती हूँ। ठीक है, तुम फ़रीद को भेज दो, मैं खुद बात करती हूँ। मंजिल इतनी आसानी से मिल जाएगी, ये तो फ़रीद के सारे गुमान में भी नहीं था। आंटी ने इशारों में बात की, वो इनका मकसद समझ गया और साफ लफ्ज़ों में मरिया के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। इन्होंने रिश्ता कबूल करने में देर नहीं लगाई। कहीं अदी कोई गड़बड़ न कर दे। वो भला कहाँ किसी की खुशी बर्दाश्त कर सकता है। इसे धड़का लगा हुआ था। ये भी सोच लिया था शादी के बाद अदी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और अदी जैसा खुदगर्ज़ इंसान, वो किसी की परवाह नहीं कर सकता। अगर वो मेरे घर आता रहा तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। वो मरिया को मेरे खिलाफ भड़काएगा, वो मेरा मजाक भी उड़ाएगा। बेहतर है इससे दूर रहा जाए। सईदा खाला ने मरिया के लिए फ़रीद को कबूल कर लिया है और ये सब मरिया और फ़रीद की ख्वाहिश पर हुआ है। इसे ये इत्तला मीना बाजी ने दी थी। इसे तो यकीन ही नहीं आया, मगर सईदा खाला ने खुद तस्दीक कर दी। एक लम्हे को वैसे यूं लगा वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकेगा। वो मरिया जो बचपन से इसके साथ साथ थी, नानी अम्मा ने बार बार कहा था, तुम्हारी शादी होगी तो मरिया से, इस बात को याद रखना अदी, और कभी मेरी ख्वाहिश रद्द ना करना। नानी ने कभी ये नहीं पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश भी मरिया ही है ना? अगर पूछ लेती तो शायद ये फैसला ना होता, मगर वो जल्द ही संभल गया। इसने कबूल कर लिया, जब मरिया की यही ख्वाहिश है तो फिर मुझे एतराज़ नहीं होना चाहिए।
फरीद मेरा मासूम और नेकदिल दोस्त, जो यूं भी भाइयों के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता है। इसे ऐसे ही साथी की ज़रूरत भी थी जो इसे समेट सके, इसे ये एहसास दिला सके कि कोई दिल से इसे चाहता है। मेरे दोस्त को इतनी बड़ी खुशी मिल गई, मुझे भी इसकी खुशी में खुश होना चाहिए। वो मेरा प्यारा दोस्त और मोहसिन है, और अब तो हम में रिश्तेदारी भी हो गई है। हम और करीब आ गए हैं। बाकी रहा मैं तो मेरा क्या है, हम जैसे लोग तो दूसरों को खुश करने के लिए होते हैं। अब भी हंसता रहूँगा, सबको हंसाता रहूँगा। आंख की नमी हाथ से पहुँच डाली और दोनों को मुबारकबाद देने उठ खड़ा हुआ। ये खूबसूरत नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नावल सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट्स में उस नावल की रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट पर वह नावल आप सबके लिए पेश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाले नावल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ।